Kepler's laws. Planetary motion had been observed by astronomers since ancient times. Before Galileo, all observations of the planets' positions were made with naked eyes. By the 16th century, a lot of data were available about planetary positions and motion. Johannes Kepler studied these data. He noticed that the motion of planets follows certain laws. He stated 3 laws describing planetary motion, and these are known as Kepler's law, which are given below. प्लैनेट्स की मोशन क्या है और उनकी पोजीशन क्या है, उसके ऊपर केपलर्स ने 3 लॉ बनाए. तो इस डायग्राम में ये सन है, ये किसी भी एक प्लैनेट का ऑर्बिट है. अगर प्लैनेट, उस प्लैनेट की पोजीशन ए है, यहाँ से आ जाता है तो पोजीशन चेंज होती है, बदलती है, कुछ समय लगता है. बी है, जब यहाँ पर होता है तब उसकी पोजीशन सी है, जब यहाँ पे होगा तो उसकी पोजीशन डी है, यहाँ पर पोजीशन ई एंड हियर पोजीशन एफ. सन से Kepler's first law. The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. मतलब प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल शेप में है, इलिप्स है, सर्कुलर नहीं है, और सन उसके एक फोकस पे होता है. तो फोसाई इज द प्लूरल ऑफ फोकस. सिंगुलर फोकस, प्लूरल फोसाई. इलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं. ये इलिप्स का मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस. यहाँ पर एक फोकस होता है, यहाँ पर. दिस इज डिनोटेड बाय F1 एंड F2. तो सन एक फोकस पे रहता है इलिप्स के. ये पहला लॉ है, इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई. सो वेरी सिंपल. सेकेंड लॉ इज द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन. सन से लेकर प्लैनेट तक ये जो लाइन है, ये और ये, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, मान के चलो 1 घंटा है, तो फॉर 1 आवर अगर प्लैनेट ए से बी इस पोजीशन को कवर करता है, यहाँ पर होता है, तब जब वो यहाँ पर होता है तो 1 घंटे में इतना कवर करता है डिस्टेंस. जब यहाँ पर होता है तो वो इतना डिस्टेंस कवर करता है. तो ये जो एरिया है उसके बीच में, ये तो ये एरिया कवर किया है उसने, स्वीप किया है. तो दिस एरिया इज इक्वल. द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, ये प्लैनेट, एंड द सन, ये सन, स्वीप्स इक्वल एरिया. ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया एक ही समय के लिए, इक्वल टाइम के लिए इक्वल होगा. मतलब 1 घंटे में अगर प्लैनेट यहाँ से आ जाता है, 1 घंटे में अगर यहाँ से आ जाता है, 1 घंटे में अगर यहाँ से आ जाता है, तो ये एरिया इक्वल होगा. सो सपोज दिस इज एस एरिया ऑफ ASB is equal to area of CSD is equal to area of ESF. सो ये उसका सेकेंड लॉ है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा प्लैनेट और सन का ज्वाइनिंग लाइन. ओके, नाउ केपलर्स थर्ड लॉ. द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to cube of the mean distance of the planet and from the sun. Period of revolution मतलब एक प्लैनेट को सन के अराउंड कंप्लीट रोटेशन के लिए जितना समय लगता है उसे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं. जैसे अर्थ को सन के अराउंड फुल एक कंप्लीट रोटेशन लेने कितना समय लगता है? सो अर्थ takes 365 days.
इन लीप ईयर 366 डेज। तो अर्थ का टाइम पीरियड है 365 डेज। तो जो टाइम पीरियड है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मीन्स टाइम पीरियड अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो मीन डिस्टेंस मतलब प्लैनेट से सन का ये जो डिस्टेंस है, ये r है, ये सपोज r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, ये r3 है। हर बार डिस्टेंस अलग अलग होगा, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि एक फोकस यहाँ पर कम डिस्टेंस है। तो ये मीन डिस्टेंस इसीलिए वर्ड यूज किया है। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। देयरफॉर मैथमेटिकली टी स्क्वायर, ये अल्फा है, अल्फा के जगह पर इज इक्वल टू कांस्टेंट आर क्यूब, या अल्फा के जगह पे ये आएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ बाय मैथमेटिकली मल्टीप्लाई आर क्यूब, इफ यू शिफ्ट दैट साइड, सो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। तो ये इक्वेशन मिल गया आपको केपलर्स के थर्ड लॉ से। k इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, वेर k इज कॉल्ड एज केपलर्स कांस्टेंट। फिर से एक बार केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, ये एलिप्स है, विथ द सन एट वन ऑफ द फोसाई, सन एक फोकस पॉइंट पे है। सेकेंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया इक्वल रहेगा अगर ये टाइम जाने का 1 आवर इक्वल टाइम है। Kepler's third law, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. And alpha is equal to constant, alpha की जगह is equal to constant put करो, and r cube, so multiply r cube, shift that side, divide r cube, t square upon r cube is equal to k, where k means Kepler's constant. These law simply from the study of the positions of planet obtained by regular observation, and he had no explanation as to why planets obey these law. तो केपलर को ये नहीं पता था कि ये इस लॉ में प्लैनेट कैसे ओबे करेंगे इस लॉ को, बिकॉज उसने ये लॉ सिर्फ ऑब्जर्वेशन से और पोजीशन से बनाया है। बट न्यूटन टुक एडवांटेज ऑफ दिस लॉ। तो देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डिफाइनाइट फोर्स। यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, हर दो चीज एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. This force, मतलब वो जो फोर्स है F, this force F is directly proportional to product of the masses. So mass 1 into mass 2, दोनों मास का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second object. So consider this is first object and this is second object. तो इस ऑब्जेक्ट का मास है m1 और इस ऑब्जेक्ट का मास है m2। ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है d। कोई ऑथर r भी यूज करते हैं। सो व्हाट न्यूटन्स लॉ सेज, दिस फोर्स F, ग्रेविटेशनल फोर्स F, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के
समानुपाती means proportional and inversely proportional to square of the distance, and force is inversely proportional to, इनवर्सली जब लिखते हैं तब 1 अपॉन आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्स। तो यहाँ पर फोर्स दोनों मास के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट F इज इक्वल टू, दोनों को कंबाइन करने से अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, अल्फा की जगह इज इक्वल टू कांस्टेंट लेना है, m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। देयरफॉर फाइनली वी कैन राइट F is equal to, this constant is taken as capital G, m1 m2 upon d square. So this formula we have derived, and this is Newton's universal law of gravitation. तो ये न्यूटन्स का लॉ है और आपने देखा किस प्रकार हमने लॉ से उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्रिएट किया है। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज force is directly proportional to product of the masses, and here force is inversely proportional to square of the distance. Law, if you combine this equation number 1 and equation number 2, from 1 and 2 you can write force as it is F alpha, always alpha is equal to some constant, we use some constant instead of alpha in every law of physics, and m1 m2 from first directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance. Therefore mathematically force is equal to constant, here constant is taken as capital G. In Kepler's third law, we have taken K as a constant, capital K as a constant. So here capital G is taken as a constant. Constant के जगह पर G लेंगे, m1 m2 upon d square. तो ये हो गया न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ और उससे बना हुआ फॉर्मूला। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ ईच टर्म। फॉर्मूला में हर टर्म का मतलब क्या है, उसका यूनिट क्या है। तो यूनिट इज इंपॉर्टेंट इन साइंस। सो एफ मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसका यूनिट है न्यूटन। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m1 एंड m2 दोनों भी मास है। m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहली चीज का मास, एंड m2 इज द मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, दूसरे चीज का मास। सपोज ये दो चीजें आपके सामने, ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये ऑब्जेक्ट पेन स्केच पेन को खींच रहा है एक फोर्स से, स्केच पेन को खींच रहा है एक फोर्स से। दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, where m1 is the mass of first object and m2 is the mass of second object, and F is the gravitational force between them. तो खींच रहा है तो ये दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं?
दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था मून अर्थ पे क्यों नहीं गिर रहा है, तो उसका रीजन मिला सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन भी आपको मिलेगा व्हेन विल सी फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो m1 and m2 आर द मासेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडी रिस्पेक्टिवली इन kg। मास का यूनिट है kg। d इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, center to center distance in, so what is the unit of distance, SI unit is meter। ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम d बोलेंगे। कोई कोई ऑथर्स आर भी यूज करते हैं टर्म, किसी बुक में आप पढ़ोगे तो आर मिलेगा, बट हियर विल यूज डी और आर वॉट एवर। सो वेन एवर इन एग्जाम दे आस्क यू स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो विल राइट दैट स्टेटमेंट। Every object attracts itself with some force and the force is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance. Then we'll write this mathematics, okay, and this diagram is also important where this is m1 and this is m2, mass of second object. Suppose in this formula if mass is doubled, mass of one object is doubled, if mass of one object is doubled, then what will be the effect on force। अगर मास डबल करेंगे तो फोर्स पे क्या इफेक्ट गिरेगा। सो लेट्स सी, सो व्हाट्स फॉर्मूला, F is equal to G M1। तो M1 पहले का मास आपने डबल किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो इसका मास अगर डबल करेंगे तो 2 times M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है इसीलिए बाहर लिखता हूँ, 2G m1 m2 upon d square। so force is equal to your this force star 2 times original force। see, this is the formula of original force, F means if mass of one object is doubled, then force is also doubled। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। और अगर इफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, इफ देन फोर्स विल बी, तो यहां पर आप 2 लोगे, यहां पर 2, दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया, 2 2 जा 4, सो फोर्स इंक्रीजेस बाय 4 times और बिकम्स 4 times। यहां पर 2 न्यूमेरेटर में है, अपॉन में 1 है, इसीलिए इंक्रीजेस लिखेंगे, इंक्रीजेस बाय 2 times, increases by 2 times or increases by factor 2, this is increases by factor 4 times। if distance is doubled, then what happens to force? So let me write force is equal to G m1 m2 upon distance। यहाँ पर डिस्टेंस अगर डबल करेंगे, d है तो d की जगह हमने क्या लिखा, d की जगह लेंगे 2d,
d के जगह लेंगे 2d, डिस्टेंस इज डबल्ड, तो 2d होल स्क्वायर, 2d का पूरा स्क्वायर, डिस्टेंस का पूरा स्क्वायर था तो 2d का स्क्वायर. सो व्हाट विल गेट, g m1 m2 अपॉन 2 स्क्वायर 4 d स्क्वायर d स्क्वायर. So force becomes how much times? 4 times? No. Here is 1 and in numerator and 4 in denominator. So force F becomes 1 upon 4 times. F becomes 1 upon 4 times. तो यहाँ पर अपॉन आया और यहाँ पर ओनली बिकम 4 टाइम्स, बिकम 2 टाइम्स. सो अपॉन मीन्स डिक्रीजेस, फोर्स विल डिक्रीज, फोर्स डिक्रीजेस 4 टाइम्स. तो याद रखना जब आप बिकम्स लिखोगे तो वहां पर फैक्टर लिखना है, मतलब 1 अपॉन क्या है, और जब डिक्रीज बोलोगे तो फैक्टर नहीं लिखना है, 1 अपॉन सिर्फ 4 लिखना है. सो दिस बोथ स्टेटमेंट्स आर सेम, मीनिंग इज ऑल्सो सेम, बट द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट. सो वेन यू राइट बिकम्स 1 upon 4, when you write decreases 4 times. So this is what relations between the various terms of this formulas. अगर मास बढ़ेगा, अगर मास डबल होगा तो फोर्स भी डबल होगा, दोनों मास डबल होगा तो फोर्स 4 times इंक्रीज होगा. Why? If so mass is increasing, then force is also increasing because they both are in directly proportional. When two quantities are directly proportional, both increases simultaneously or decreases simultaneously. But you can see distance, square and force are inversely proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा. इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस. इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस. सो हियर डिस्टेंस डबल्ड यानी इंक्रीज हो गया, फोर्स डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स. If distance increases 3 times, means your original distance is d, but instead of d you will write 3d because it increased 3 times. So what will be the effect on force? See the formula, g m1 m1 distance square. So your distance is 3d now because it has increased, 3d square. So you can write g m1 m2 upon 3 square 9d square d square. So g m1 m2 upon d square is normal formula. So your reality, you can see force becomes 1 upon 9 times this, means original force. One can write F by 9 also, F1 is F, means force increase or decrease. If distance increases, force decreases because distance and force are inversely proportional. इनवर्सली में एक बढ़ता है एक कम होता है. फोर्स डिक्रीजेस, हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स. और यू कैन राइट एफ बिकम्स 1 upon 9 times. The meaning of both sentence is same, but the way of writing is different. So don't forget. Okay, so I will give you homework questions on this after completing this lecture. Now next concept, what is the direction of the force? The direction of the force is always the line joining the center of the two bodies and the distance between the center is taken to be d. In case when the bodies are not spherical or have irregular shape, then the direction of force is along the line joining their center of mass. And d is taken to be the distance between two center of mass. अगर तो what is center of mass? Let me explain you this first. Here in this standard में plane बोलूंगा.
एक प्लेन का सेंटर, प्लेन एट विच so what is center of mass? Center of a plane at which total mass is supposed to be concentrated, जहां पर पूरा मास, एक प्लेन का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होता है, सपोज मान के चलो. लेट मी गिव यू एग्जांपल. ओके, सी दिस बुक, मैथमेटिक्स और क्लास 12. So what is the shape of this book? It is rectangular. क्या मैं इस बुक को एक सपोर्ट पे उठा सकता हूँ? सपोज ये 5 सपोर्ट है मेरे, 1 2 3 4 5 सपोर्ट पे ये रख दिया, तो 5 सपोर्ट पे उठा सकता हूँ. अब एक सपोर्ट मैंने निकाल दिया, दूसरा भी निकाल दिया, तीसरा भी निकाल दिया. अब देख रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट गिर रहा है. तो क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को एक सपोर्ट पे उठा सकता हूँ? सो द आंसर इज यस. अगर मैं यहां पर मेरा फिंगर रखता हूं, एक्सैक्ट हियर एट दिस सेंटर ऑफ डायगोनल, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, और अगर मैं उसको उठाता हूं, सो यू कैन सी द बुक इज बैलेंस्ड ऑन ओनली वन फिंगर. अभी आपको टॉप व्यू दिख रहा है, इसीलिए आप देख नहीं सकते, बट साइड से अगर आप देखेंगे, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम. आप करके देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट लो, नॉट ओनली रेक्टेंगुलर, सर्कुलर प्लेट होगी आपके घर में, प्लेट को लो. तो यहाँ पर जब मैं उठा रहा हूं तो इस पॉइंट पे वो गिर नहीं रहा है, पर इस पॉइंट पे गिर जा रहा है, इस पॉइंट पे गिर रहा है. व्हाई? बिकॉज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे इस बुक का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है. तो ये फिजिक्स में अज्यूम करते हैं हम लोग, एट विच एट दैट पॉइंट टोटल मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. तो जो डिस्टेंस हम लेते हैं d, वो सेंटर ऑफ मास लेते हैं. सो लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. सी दिस first body, second body. So both bodies are circular or spherical. So what is the center of mass? Obviously, by common sense, you can say the center of mass lie at the center. It's geometric center of circles. This is the distance. Okay, this is the distance. But if I say the lamina is one is square and one is circle, no problem. Where is center of mass of first object? Which is the intersection point of the diagonal. यहाँ पर है उसका center of mass. यहाँ पर अगर आप फोर्स देखिए तो वो गिरेगा नहीं, उसको उठाओगे तो स्क्वायर ऑब्जेक्ट को, इसका सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ पर है. What should be the center of mass of triangular lamina? Let's see triangular lamina. ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स को देखो. तो ट्रायंगल का जो ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, वो उसके तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है. वी हैव सीन और नॉट जी इन ज्योमेट्री. सो दिस इज द सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास, दिस इज डी. ट्रायंगल की अगर हाइट होगी 9, तो ये उसके बॉटम से 3 सेंटीमीटर पे होगा और टॉप पार्ट 6 पे होगा. अगर ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की ओवरऑल हाइट अगर 12 है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके बेस से 12 डिवाइड बाई 3 4 होगा. h/3 होता है वो, हाइट डिवाइड बाई 3. एज वेल एज यू हैव सीन द रिलेशन ऑफ मीडियन, दिस अपॉन दिस 2:1 रेशो आपने देखा है. तो बताने का मतलब ये है कि द डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास.
On page number 5 they have written the definition of center of mass. The center of mass of an object is the point inside or outside the object at which the total mass of that object can be assumed to be concentrated. I use supposed. Okay, assume, suppose same है. The center of mass of a spherical object having uniform density is at its geometrical center. The center of mass of any object having uniform density is at its centroid. तो उसके सेंट्रॉइड पे होगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. तो सेंटर ऑफ मास आपको पता चला कि वहां पर पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होता है, ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग. वहां पर पूरा मास नहीं होता है पर ऐसा एज्यूम करते हैं. ओके, नाउ सी, यूज योर ब्रेन पावर एंड शो दैट इन एसआई यूनिट्स द यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg inverse 2. Let me derive. We know that F is equal to G m1 m2 upon d square. Now suppose I want to find value of G. G को सेपरेट कर दो. So डिनोमिनेटर का d स्क्वायर जो डिवाइड में वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So फोर्स मल्टीप्लाई d स्क्वायर is equals to G as it is और m1 m2 वहां जाके डिवाइड m1 m2. अंडरस्टूड दिस स्टेप. सो G इज इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. तो अब मुझे फाइंड करना है G का SI यूनिट. क्वेश्चन इज फाइंड SI यूनिट ऑफ G. फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ओके, इनटू डिस्टेंस का यूनिट मीटर. डिस्टेंस किस में गिनते हैं हम? मीटर में. मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन मास का यूनिट केजी. मास का यूनिट केजी, दोनों मास ही है. तो फाइनल न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. सो जी इज इक्वल टू दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ जी. व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ जी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और यू कैन डिफाइन जी. जी का डेफिनेशन क्या है? तो ये जी का डेफिनेशन क्या है? सो जी इज gravitational force between two masses of 1 kg, 1 kg, and they are kept 1 meter apart, distance square. So meter apart मतलब एक kg के दो ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखेंगे तो जो फोर्स आएगा वो कैपिटल G के इतना आएगा. The value of G was first experimentally measured by Henry Cavendish. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जी का सबसे पहले वैल्यू किसने डिराइव किया? तो जी का जो वैल्यू है वो सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने किया एक्सपेरिमेंटली लैब में. इन एसआई यूनिट्स इट्स वैल्यू इज जी इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, तो अगर मुझे ये एक ही लाइन में लिखना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर का केजी स्क्वायर ऊपर अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो केजी इसका पावर है +2, सो पावर बिकम्स -2. तो या तो ऐसा लिखो, ऐसा भी चलता है, ऐसा लिखेंगे ऐसा भी चलेगा. सो बोथ आर करेक्ट नोटेशंस. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स 2. नाउ विल सी. अब हम देखते हैं पेज नंबर 5. द क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन ऑन एक्सरसाइज क्वेश्चन 2C. हाउ डिड केपलर्स लॉ हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी. इस क्वेश्चन का मतलब है कि न्यूटन को कैसे पता चला कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर में ही क्यों है.
इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्यों है? इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब इनवर्स और स्क्वायर में क्यों प्रोपोर्शनल है वो? ये स्टेटमेंट न्यूटन को कैसे पता चला? तो ऑब्वियसली न्यूटन टुक हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ. You know that planets are revolving around the sun in a circular orbit. Actually elliptical orbit है केपलर्स का पहला लॉ. The orbit of a planet is elliptical and sun is at the one of the foci. पर अभी एलिप्स, अगर मैं एलिप्स बना दूं, ये आपका एलिप्स हो गया, तो क्या आप बता पाओगे व्हाट इज दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैनेट? प्लैनेट यहाँ से चालू होता है, तो इतना सर्कल रोटेट करने के लिए ये प्लैनेट का डिस्टेंस कितना होगा? तो दिस इज द सर्कमफरेंस ऑफ एलिप्स. तो क्या आपको एलिप्स के सर्कमफरेंस का फॉर्मूला मालूम है इन दिस स्टैंडर्ड? नहीं पता. सो दैट्स व्हाई फॉर अवर कन्वीनियंस वी हैव कंसिडर्ड द ऑर्बिट इज सर्कल. ऐसा कंसिडर करके चलो, मान के चलो कि वो सर्कल है, तो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा. तो ऑर्बिट में जो प्लैनेट्स मूव होते हैं, दिस इज प्लैनेट, से प्लैनेट ए, ई अर्थ, अर्थ पकड़ लो, और ये सन है आपका. सो दिस प्लैनेट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म मतलब उसकी सेम स्पीड है, स्पीड बदलती नहीं है. Then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be what? तो ये जो planet है, ये सन अर्थ को खींचेगा, अर्थ यहाँ जाएगा, तब भी सन अर्थ को खींचेगा. ये कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में आपने देखा. Which force it is? So you'll say, sir, this is centripetal force. तो दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टुवर्ड्स द सन. अर्थ पे एक्ट होने वाला सेंट्रिपिटल फोर्स. सो सेंट्रिपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. ये पहले ही हमारा डिसाइडेड है. सो हियर r इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. m इज मास. हुज मास? मास ऑफ अर्थ और सन. सो मास ऑफ अर्थ, क्योंकि घूमने वाले ऑब्जेक्ट का मास और घूमने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी. सो लास्ट वीडियो में आपको बताया है ये सब. लेट अस स्टार्ट टू डिराइव एन एक्सप्रेशन. वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. velocity is equal to distance upon time. Let me write here to save this space. Distance traveled. So how much distance is covered by a planet in one rotation, one revolution? तो अर्थ यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से घूम के यहाँ आता है. तो एक रिवॉल्यूशन में अर्थ ने कितना डिस्टेंस कवर किया? जितना उस ऑर्बिट का सरकमफरेंस है. तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, व्हाट इज फॉर्मूला? 2 पाई r. Correct? 2 pi r is the circumference of circle, where r is radius of this radius. Okay? Upon time. So how much time is taken by earth? Time is period of revolution. Time period. So time period is denoted by capital T. हमें डिराइव करना है. We know that capital T is equal to 365 days. पर इधर अर्थ ही ऐसा नहीं, कोई भी प्लैनेट होगा तो दूसरे प्लैनेट का आपको नहीं पता. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t. ओके, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. नाउ टेक फर्स्ट इक्वेशन अगेन. फोर्स इज इक्वल टू mass into velocity square upon r. Okay, is equal to mass. I am writing as it is. Velocity का square, velocity. तो velocity ये पूरी आपकी velocity है. velocity का magnitude 2 pi r upon t. तो velocity v के जगह पर आप लिखोगे 2 pi r upon t. v की जगह ये लिखा, पर ये v का स्क्वायर है. सो दिस स्क्वायर अपॉन ये r. Let's solve this. See, m
2 स्क्वायर 4 कांस्टेंट है, नंबर है, इसके लिए मैं आगे लिख देता हूं, पाई स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर है, ये ब्रैकेट में जो भी है वो टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में पहले से है आर। हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टेप? वापिस रिवाइज करके देख लो पीछे जाके। नेक्स्ट सी 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आर, multiplying both the sides और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर। तो ये मल्टीप्लाई आर से क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन आपको पता चलेगा अभी। सो 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, एंड दिस टी स्क्वायर, यहां लिखता हूं मैं ये टी स्क्वायर। ओके, वी नो दैट k इज इक्वल टू केपलर्स थर्ड लॉ। व्हाट इज केपलर्स थर्ड लॉ? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड is directly proportional to cube of the mean distance r. Therefore, t square alpha is equal to constant, जहां पर हमने k लिया था, r क्यूब उधर जाके डिवाइड, तो k का वैल्यू है t स्क्वायर अपॉन r क्यूब, k अपॉन 1 का वैल्यू। अगर हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन k। तो ये हमको मिलता है बाय केपलर्स थर्ड लॉ। सो फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, r क्यूब अपॉन t स्क्वायर, सो यू कैन सी दिस r क्यूब अपॉन t स्क्वायर। इसीलिए r से मैंने मल्टीप्लाई किया बोथ द साइड को, कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, अल्टीमेटली वो नेग्लिजिबल है, कैंसिल होता है। सो विल पुट 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर का वैल्यू है 1 बाई के, 1 अपॉन के। सो फाइनल स्टेटमेंट, 4 कांस्टेंट है, मतलब जिसका वैल्यू हमको परफेक्ट मालूम है, m मास कांस्टेंट है, मास ऑब्जेक्ट का मालूम रहेगा, पाई कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 3.14 है वो भी पता है, 4m पाई स्क्वायर वन जा दिस सेम, k कांस्टेंट है, केपलर्स कांस्टेंट, और ये बचा आर स्क्वायर, उसको मैं बाहर लिख देता हूं 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर अकेला नहीं लिख सकते, इसके लिए ऊपर 1। तो ये तो हो गया कांस्टेंट। सो ये पूरे जगह पे एफ 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 एफ, सो एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड 1 अपॉन आर, यार आर इज ऑल्सो डिस्टेंस, मैंने पहले बोला था कोई कोई आर लेता है कोई डी लेता है, तो फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो इन दिस वे देयरफॉर एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो इन दिस वे, इस तरह न्यूटन को पता चला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर, but it controls the universe and decides its future. This is possible because of huge masses of planets, stars and other constituents of the universe. देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक वीक फोर्स माना जाता है, वीक फोर्स है, इसीलिए वो दो जो ऑब्जेक्ट था ये और ये यहाँ रख रहे हो, तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी भी वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर इसके बजाय अगर मैं इतने नजदीक रख रहा हूं तो भी इन लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे, पर ये दोनों चीज को मैं नजदीक रख रहा हूं तो ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे। वाई? ये देखो, आप देख सकते हो इतना इनका डी बढ़ा दिया मैंने, इस देखो
because this is magnetic force and this is gravitational force. Gravitational force is weaker force than any other forces in the nature. There are various kinds of forces. We have already discussed in first lecture. But don't forget, though this force is weaker, this force govern the universe. मतलब पूरा जो सोलार सिस्टम है वो इसी फोर्स की वजह से चल रहा है. ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अस इसी फोर्स की वजह से, क्योंकि उन सारे ऑब्जेक्ट का मास ह्यूज है, बहुत मास है, ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट्स. इनका मास बहुत छोटा है, इसीलिए इनके ऊपर जैसा मास वैसा फोर्स. आपने देखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस. मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा. मास इंक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस. डिस्टेंस इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस, बिकॉज डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. वो भी स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर इनवर्स है. सम होमवर्क क्वेश्चंस आर गिवन in the slide. I hope you will do these questions, and if any doubt you can ask me on our group or comment below the video. In next video we'll see numericals, plus we'll see Earth's gravitational accelerations, its derivation. ये जो हम करते हैं फॉर्मूला का जिसमें वैल्यू नहीं होती, मास होता है एम है, वी है, पाई है, सिर्फ अल्फाबेट्स यूज करके किया है. ये जो हमने एक फॉर्मूला बनाया, डिराइव किया, इसको डेरिवेशन कहते हैं. जैसे ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये फॉर्मूला हमने बनाया. सो दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन. एंड इन फिजिक्स देर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन derive Newton's law of gravitation formula, derive how Newton arrived at the inverse square law of gravity. So such a questions to be solved in this way, and diagram is important.